अगर तुम लोग पाकिस्तान में एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो एमडी कैट तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और इसकी वजह ये है कि जो फाइनल एग्रीगेट जिसकी बेसिस पे तुम लोगों का एडमिशन होना है ना, उसका 50% पार्ट इसी टेस्ट से आता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग इस टेस्ट में बेस्ट स्कोर करो। और अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं और जिनसे बचकर तुम अपना स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो, तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। Assalamu alaikum. For those of you that are new to my channel, I'm Abdullah Aslam and I'm a first year med student at the Aga Khan University in Karachi. I make videos on YouTube sharing my insights and journey into the med school process in Pakistan, hoping to provide value to you guys in the form of advice, inspiration, or just general entertainment. If you like the content on this channel relevant to you, please consider subscribing and let's just get into the video. यार इस वीडियो में ना मैं तुम लोगों को 5 वो गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को एक अच्छा एमडी स्कोर नहीं आता है और जिनको ना करके तुम लोग एक बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हो। यार सबसे पहले जिस गलती के बारे में हम बात करेंगे ना, वो है बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करना। अब देखो एमडी कैट एक बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव एग्जाम है, तो इसीलिए बहुत नेचुरल है कि हम लोग को इंस्टिंक्टिवली लगता है कि हम लोग को सारी की सारी रिसोर्सेज पढ़ लेनी चाहिए और सब याद कर लेना चाहिए। लेकिन ये तुम लोगों को भी पता है और ये मुझे भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसके बजाय तुम लोग ये करो कि तुम लोग एक या दो रिसोर्सेज चूज़ कर लो और उनको इतने अच्छे तरीके से कर लो कि उनमें से अगर सवाल है तो तुम लोग मिस ना करो। अब यहाँ पे तुम लोग या तो ये कर लो कि तुम लोग किसी बोर्ड की बुक्स ले लो, जैसे पंजाब की ले लो या फेडरल की ले लो, और उनको बहुत अच्छे तरीके से कर लो। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखो एमडी कैट में जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सिलेबस से आते हैं और मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सिलेबस सारी प्रोविंसेस की बुक्स में सेम होता है। सो अगर तुम लोग किसी एक प्रोविंस की बुक से भी तैयारी कर लोगे ना, तुम लोग एक बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हो। लेकिन सिंस हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव एग्जाम है और यहाँ पे हर एक मार्क की बहुत वैल्यू है, तुम लोग ये कर सकते हो कि तुम लोग वो बुक्स यूज़ करो जो डिफरेंट अकेडमीज़ अपनी बनाती हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक्स को कंपाइल करके। इन बुक्स का फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ तुम लोग मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सिलेबस जिससे ज़्यादातर पेपर आता है उसको भी कर सकोगे, बल्कि वो क्वेश्चंस जिनके आंसर्स डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हैं, उनकी तैयारी भी तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो कम रिसोर्सेज लो, कोशिश करो कि कंपाइल्ड रिसोर्सेज यूज़ करो और उनको जितना अच्छा हो सकता है उतना करने की कोशिश करो। दूसरी गलती जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, वो ये है कि वो लोग क्वेश्चंस को ना अपनी तैयारी के एंड पे रखते हैं। अब देखो जनरली देखा जाए तो ये सेंस बनती है कि हम लोग सारी तैयारी पहले कर लें और उसके बाद क्वेश्चंस करें, लेकिन अगर तुम लोग तैयारी के बीच में क्वेश्चंस करोगे ना, तो मैं तुम लोग को ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम लोगों की तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी होगी। इसकी वजह ये है कि लेट्स से कि तुम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री या फिजिक्स किसी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ा है ना, तो तुम लोग उसके फ़ौरन बाद उसके जब क्वेश्चंस करोगे ना, तुम लोगों के कोई भी नॉलेज गैप्स जो रह गए होंगे उस चैप्टर से, तुम लोग उधर के उधर ही आइडेंटिफाई कर लोगे। तुम लोगों को पता चल जाएगा ये वाले क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इस चैप्टर का ये पार्ट अभी हमें उतने अच्छे तरीके से नहीं आया है। उससे ये होगा कि तुम लोग फ़ौरन सारे के सारे नॉलेज गैप्स फिल भी कर लोगे और जब टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर तैयारी जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे ना, ये दोबारा क्वेश्चन जब तुम लोग करोगे, तुम लोगों की गलतियां जो हैं वो कम भी हो जाएंगी और तुम लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट भी ज़्यादा मिल जाएगा कि तुम लोगों ने ये गलती पहले की हुई है, तो इसलिए ये गलती दोबारा नहीं करनी है। और इससे जब तुम लोग एंड पे पास पेपर्स करोगे, तुम लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा सही भी होंगे, तुम लोगों के स्कोर्स बहुत बेहतर भी होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा, जो पेपर से आखिरी दिनों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो क्वेश्चंस को एंड के लिए ना रखो। कोशिश करो कि जब तुम लोग तैयारी कर रहे हो हर चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस कर लो, चाहे बहुत ज़्यादा ना करो, लेकिन जितने हो सकते हैं उसके क्वेश्चंस कर लो, ताकि तुम लोगों के नॉलेज गैप्स कोई भी जो रह जाएं वो उधर की उधर ही फिल हो जाए, तुम लोगों को ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए अपनी गलतियों से सीखने का। या जो तीसरी चीज़ है ना, जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन तुम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि तुम लोग अपनी प्रोग्रेस को और अपनी गलतियों को रिकॉर्ड नहीं करते हो। देखो अपनी प्रोग्रेस और गलतियों को रिकॉर्ड करने से तुम लोगों को कंसिस्टेंटली ये फीडबैक मिलता रहेगा कि तुम लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो क्या वो सही है, क्या जो रिसोर्सेज तुम लोग यूज़ कर रहे हो वो सही है, और तुम लोगों को एक बहुत बेहतर आइडिया भी हो जाएगा कि टुवर्ड्स द फाइनल एग्जाम तुम लोगों का स्कोर किस तरीके का आएगा। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, तुम लोग एक डॉक्यूमेंट बना लो, चाहे एक पेज पे लिख लो जिस जिस चैप्टर को तुम लोग कर रहे हो। एक तो उसकी टू डू लिस्ट सिंपल सी होनी चाहिए ताकि तुम लोग हर चैप्टर को करने के बाद उसको टिक ऑफ करो। देखो ये है तो बहुत छोटा सा एक्ट, लेकिन उस हर चैप्टर को टिक करने के बाद तुम लोग को छोटी सी सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी। और जब ये तुम लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी करोगे ना, देखना तुम लोग का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ेगा जब तुम लोग एंड पे तैयारी खत्म कर लोगे। और एक बात ये भी है कि जब भी तुम लोग एक चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे ना, तुम लोग उसका रिकॉर्ड रखो कि लेट से तुमने इस चैप्टर के 75 क्वेश्चंस किए हैं, तुम लोग ये देखो कि उनमें से कितने क्वेश्चन सही हैं और उन सब की परसेंटेजेस निकाल के रखो। तुम लोग एंड पे इनको कंपेयर करके ये देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर है जिसमें तुम लोगों को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर कौन सा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट तुम लोगों को दोबारा रिवाइज करने चाहिए।
और जब तुम लोग पास्ट पेपर्स करोगे ना टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ योर तैयारी, तो तुम लोगों ने ये करना है कि सारे पास्ट पेपर्स को लिख लो जो जो तुमने करने, और उनके स्कोर्स जो है ना रिकॉर्ड करते रहो, ताकि तुम लोग ये सिस्टमेटिकली देख सको कि तुम लोगों ने विद ईच पास्ट पेपर कितनी इंप्रूवमेंट की है और तुम लोगों का स्कोर जो है एक्चुअल एग्जाम में किस तरीके का आएगा। सो अपनी गलतियों को, अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करो। गलतियों को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि जब भी कोई गलती हो, उस गलती से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बना लो जो सही स्टेटमेंट होनी चाहिए, और उस स्टेटमेंट को एक जगह पे इकट्ठी करते जाओ। जब एग्जाम से लास्ट डे होगा, तुम लोग सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, तुम लोगों को ये सब याद आ जाएगा कि कौन सी गलती है जो तुम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए, जो कि एमडी कैट में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गलती दोबारा नहीं करनी है, और देखना तुम लोगों का जो एक्चुअल स्कोर है ना वो इससे कितना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब यार ये जो अगली गलती है ना, मेरे ख्याल ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन अगर तुम लोग ये ना करो तो तुम लोग बिल्कुल टॉप कैंडिडेट्स में भी आ सकते हो। और मुझे पता है कि फॉर श्योर वो लोग ये करते हैं और उन लोगों के स्कोर्स तुम लोगों के सामने। और वो गलती ये है कि तुम लोगों की कोई रूटीन नहीं है। देखो, एक रूटीन से मेरा ये मतलब नहीं कि तुम लोगों को टू द मिनट ये पता हो कि मैंने इतने बजे उठना है, नाश्ता करना है, वॉशरूम जाना है, मैंने नहाना है या खाना खाना है। इतना ना ही पॉसिबल होता है और ना तुम लोगों से होगा। तो तुम लोगों को ये करना चाहिए कि जनरली एक रफ आइडिया हो, लेकिन फिक्स्ड हो तुम लोगों के दिन का। तो ये है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता है कि मुझे 8 या 9 घंटे सोना ज़रूरी है, तो मैं रात को 12 बजे सो जाऊँगा। अगर मैं सुबह 8 बजे नहीं तो 9 बजे उठ जाऊँगा। 1 घंटे के लिए मैंने नाश्ता करना है, मैंने नहाना है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। उसके बाद तुम लोग ये सोच सकते हो कि 4 या 5 घंटे का टाइम तुम लोग अपनी पढ़ाई के लिए रख लो, जिसको तुम लोग एक प्रोडक्टिव विंडो कह सकते हो। और मैं 4 या 5 घंटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरली 4-5 या मैक्सिमम 6 घंटे के बाद मेरे ख्याल इतनी कैपेसिटी आपकी रहती नहीं कि आप नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सको और एक्चुअली अच्छे तरीके से रिटेन कर सको। तो उसके बाद तुम लोगों को ये पता हो कि मैंने रेस्ट लेनी है। अब वो रेस्ट क्या हो सकता है, तुम खाना खा सकते हो, खाने के साथ कुछ देख सकते हो, तुम लोग सो सकते हो, ये जो भी तुम लोगों को बेहतर लगता है। और उसके बाद तुम लोग दोबारा से एक प्रोडक्टिव विंडो में जा सकते हो, रात को 6 से 11 बजे कर लो, और उसमें तुम लोग दोबारा पढ़ो। सोने से पहले 1 घंटा अगर रिलैक्स कर रहे हो और उसके बाद सो जाओ। अब देखो, ये बहुत रफ सी रूटीन है, बिल्कुल घंटे पे डिवाइडेड नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग ऐसी एक रफ रूटीन फॉलो कर लोगे ना, और उसको फिक्स्ड रखोगे और कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, देखना तुम लोगों के दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होंगे और तुम लोग का माइंड एक्चुअली ट्रेन हो जाएगा कि इस टाइम ये काम करना है और इस टाइम इतना प्रोडक्टिव रहना है। सो एक रूटीन बनाओ, उस पर स्टिक करो। इंशाल्लाह तुम लोगों की तैयारी का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा और तुम लोगों के लिए ज़्यादा प्लेजेंट भी हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं ऐड करूँगा ना, वो ये चीज़ है कि प्लीज़ अपनी नींद पे ध्यान दो। अपने एग्ज़ाम से बहुत देर पहले से, लाइक 3-4 महीने पहले से तुम लोग को ऑल नाइटर्स पुल करने की ज़रूरत नहीं है। इतना टाइम कम नहीं है। एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को रिवीजन बहुत ज़्यादा करनी है, तो ठीक है, 1 हफ़्ता पहले तुम लोग कर लो, लेकिन फिर भी ये आइडियल नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग बहुत पहले से ना ऑल नाइटर्स पुल करने लग जाते हैं, बहुत लेट सोते हैं, बहुत कम सोना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों की रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड को एक आइडियल रेस्ट दो, ताकि तुम लोगों का माइंड अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे तरीके से रिटेन कर सके। यार, अब ये जो लास्ट गलती है ना, मेरे ख्याल 99% ऑफ द कैंडिडेट्स ये करते हैं, और इस वजह से ना इनका पूरा एमडी कैट प्रोसेस बहुत अनप्लेजेंट भी रहता है, और वो ऐसा टाइम होता है जो वो कहते हैं ज़िंदगी में दोबारा ना आए, और वो है प्रोसेस को एंजॉय ना करना। अब देखो, ये सबको पता है कि एमडी कैट एक मुश्किल एग्जाम है, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, महीनों के महीने पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत जल्दी से तुम लोग एक्सेप्ट कर लो कि यार फॉर मोस्ट पीपल ये ज़िंदगी में सिर्फ एक बार देना है। और दूसरी बात ये है कि कोई ऐसी चीज़ के लिए तुम लोग मेहनत करें जो तुम लोग दिल से चाहते हो। तुम लोग अगर डॉक्टर्स बनना चाहते हो ना, तो तुम लोग बेसिकली एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो जो तुम लोग की आगे की सारी ज़िंदगी शेप करेगा। और उसके लिए एमडी कैट एक ऐसा एग्जाम होगा जो तुम लोगों को सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि इस एग्ज़ाम की वजह से तुम लोगों का एडमिशन हुआ है। तो इस प्रोसेस को इस माइंडसेट के साथ ना जितना हो सकता है एंजॉय करने की कोशिश करो। तुम लोग ये सोचो कि यार ज़िंदगी में एक बार देना है, अपना एब्सोल्यूट 100% दो, और इस तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करो कि यार मैं जब भी आगे जाके इसको याद करूँ ना, तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ वो भी टाइम था, मैंने अपना बेस्ट दिया, इस तरीके से दिया कि मैंने बहुत बैलेंस रख के दिया, मैंने पढ़ाई की और मैंने एक्चुअली बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई। वो मेमोरीज किसी भी तरीके से हो सकती हैं। ऐसे दोस्त बनाओ जो इस सेम प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अपने सीनियर्स से बात करो, अपने जूनियर्स को गाइड करो, और इंशाल्लाह तुम लोगों के लिए प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। सो दिस इज बेसिकली इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड एनी वैल्यू इन इट, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. If you want to know the single most important thing for your MDCAT prep, watch this video right here. And if you want to know how to schedule an ideal day for your MDCAT prep or your prep for any other exam, you can watch this video right here. If you have any other questions or requests for a video, you can text me on Instagram or drop your requests down in the comments. Stay tuned for more videos. Allah Hafiz.